दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट से 3 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के तथा कथित शराब नीति घोटाले के मामले में जो आरोपी थे संजय सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा और आज उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। दूसरा बड़ा मुद्दा है, दूसरा बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है बाबा रामदेव को लेकर के, जो फर्जी पोस्टर या फर्जी प्रचार के आरोप में जो है उनको एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आए। उस पर आज फिर सुनवाई हुई है। और तीसरा बड़ा मामला है ईवीएम में लगी वीवीपैट मशीन की पर्ची की गिनती को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की रिहाई को लेकर के। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। इससे पहले संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कई सवाल किए थे। संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोई विरोध नहीं किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन्हें जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं और उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला है, अब भी ईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है। उन्हें हिरासत में रखना क्यों ज़रूरी है? संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बयान नहीं था, कोई चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया। सिर्फ 2 मौक़ों पर कहा गया कि 1 करोड़ रुपए लिए गए। सब आरोप पूरी तरह से फेक है। इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेंगी। आप नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिससे दिल्ली शराब घोटाले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो दिल्ली के राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए थे, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। ईडी ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि संजय कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिश करता है। उसे अपराध के से 2 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। ये मामला था संजय सिंह का। अब आइए बात कर लेते हैं। बाबा रामदेव ने भ्रामक विज्ञापन पर एससी से माफ़ी मांगी है और खुद पहुंचे अदालत में। जजों ने एक बात की तारीफ भी की। रामदेव और बालाकृष्ण दोनों ही शीर्ष अदालत पहुंचे। दोनों सुनवाई के दौरान शुरू हुई तो बाबा रामदेव ने वकील ने कहा कि हम ऐसे विज्ञापन के लिए माफ़ी मांगते हैं। आपके आदेश पर खुद बाबा रामदेव अदालत आए हैं। भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और योग गुरु रामदेव एवं कंपनी के एमडी आचार्य बालाकृष्ण को पेशी पर बुलाया था। आज रामदेव और बालाकृष्ण दोनों ही शीर्ष अदालत पहुँचे थे। इस दौरान सुनवाई हुई तो बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि हम ऐसे विज्ञापन के लिए माफ़ी मांगते हैं। आपके आदेश पर खुद योग गुरु रामदेव अदालत आए हैं। पतंजलि आयुर्वेद के वकील ने कहा कि बाबा रामदेव खुद अदालत में हैं, वह माफ़ी मांग रहे हैं और आप इनकी माफ़ी को रिकॉर्ड में दर्ज करें। बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि हम इस अदालत से भाग नहीं रहे हैं। क्या मैं कुछ पैराग्राफ पढ़ सकता हूँ? क्या मैं हाथ जोड़कर यह कह सकता हूँ कि जेंटलमैन खुद अदालत में मौजूद हैं और अदालत उनकी माफ़ी को दर्ज कर सकती है। सुनवाई के दौरान पतंजलि के वकील ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर कहा कि हमारे मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि आप इस भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाइए, लेकिन रोक उस पर नहीं लगाई गई। और आज उनके वकील ने कहा कि हमारे मीडिया सेल को इस बात की कतई जानकारी नहीं थी, इसलिए ऐसा विज्ञापन चला गया। इस पर बेंच में शामिल जस्टिस अमानतुल्लाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 को ही पतंजलि को आदेश दिया था कि वह भ्रामक दावे
करने वाले विज्ञापनों को वापस लें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर हमें एक्शन लेने होंगे। ऐसी स्थिति में पतंजलि के हर गलत विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाएगा। जज ने बाबा रामदेव की तारीफ की, योग पर बहुत अच्छा काम किया। इस दौरान जस्टिस अमानतुल्लाह ने भी कहा कि बाबा रामदेव ने योग के मामले में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एलोपैथिक दवाओं को लेकर के ऐसे दावे करना ठीक नहीं है। वही आईएमए के वकील ने कहा कि वह अपना विज्ञापन करें, लेकिन उसमें एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की बेवजह आलोचना नहीं होनी चाहिए। केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने केंद्र सरकार की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि हमें हैरानी है कि आखिर इस मामले में केंद्र सरकार ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है। ये था मामला बाबा रामदेव से संबंधित। आइए आपको बताते हैं अगली कड़ी में वीवीपैट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट्स के मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अब 17 मई को अगली सुनवाई होगी। दरअसल एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से अगस्त 2023 में लगाई गई याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से करना चाहिए। फिलहाल निर्वाचन क्षेत्र के रैंडम 5 ईवीएम पर ही वीवीपैट का मिलान होता है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। यानी अभी तक जो ईवीएम पर तमाम सवाल उठते रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि यदि वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची मतदाताओं के हाथ में आएगी और वो अपने हाथ से किसी बॉक्स में जो है उस पर्ची को डालेंगे, तो उनको यकीन होगा कि हाँ, कहीं न कहीं घपला अब नहीं बचा है। इसी को लेकर के सुनवाई हो रही थी और उन्होंने कहा कि वीवीपैट से निकली हुई पर्ची जब बॉक्स में वोटर डालेगा तो उसकी गणना जो है साथ साथ ईवीएम मशीन के साथ साथ होनी चाहिए, जिससे मिलान भी हो सके और गणना को में हुई गड़बड़ी की आशंका को समाप्त हो जाए। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग में लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है। याचिका में कहा गया कि फिलहाल हर निर्वाचन क्षेत्र में एक के बाद 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान होता है। इन 5 ईवीएम का मिलान एक साथ नहीं किया जाता। इससे रिजल्ट घोषित करने में अतिरिक्त समय लगता है। हर क्षेत्र में वोटों के मिलान के लिए अधिकारियों की तैनाती बढ़ानी चाहिए, जिससे 5-6 घंटे में पूरा वेरिफिकेशन हो जाए। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट की एक मशीन होती है। वोटिंग के समय बताती है कि वोटर ने किसे वोट दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से कनेक्ट किया जाता है। ईवीएम में वोटर को जिस पार्टी का बटन दबाया उसी पार्टी के चिन्ह की पर्ची वोटर के वीवीपैट मशीन में दिखती है। इससे वोटर कंफर्म कर पाता है कि ईवीएम के बटन दबाकर हमने जिस प्रत्याशी को वोट दिया असल में वोट उसे ही गया। वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची सिर्फ वोटर को ही दिखती है। वह 7 सेकंड तक ही इसे देखकर अपना वोट वेरीफाई कर सकता है। यह चुनाव प्रक्रिया गड़बड़ी का संकेत होती है। चुनाव आयोग पर्ची का मिलान करता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने सभी ईवीएम से कम 50% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से वोटिंग का मिलान करने की मांग थी। लोकसभा 2019 से पहले ये जो है मांग की गई थी कि कम से कम 50% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान होना चाहिए। उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम का वीवीपैट मशीन से मिलान करता था। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। ये मामला 2019 से पहले का है। इसके बाद मई 2019 कुछ टेक्नोक्रेट्स ने सभी ईवीएम के वीवीपैट से वेरीफाई करने की मांग की याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने भी जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ज़्यादा ही संदेह करने लगते हैं। और आपको बता दें कि ये मामला 2019 के पहले का है
2019 के बाद जो याचिका लगी थी कि 100% मिलान होना चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज तैयार हुआ है, सुनवाई किया है और केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को दोनों को नोटिस जारी किया है कि यदि ये संभव है, ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा संभव है तो कराइए और अतिरिक्त लोगों की ड्यूटी लगा करके, अतिरिक्त कर्मचारी लगा करके इसको पूरा किया जाए, जिससे लोकतंत्र में हो रहे शक को, वीवीपैट ईवीएम पर हो रहे शक को दूर किया जा सके और लोकतंत्र पर खतरा बरकरार होने से बचा जा सके। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और पुलिस 1230 को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।